नमस्कार छात्रों, मैं श्री मानवी जी 10वीं कक्षा के विषय हिंदी इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। उस घटनाओं के कारण हमारे जीवन में हंसी पैदा होती है और उस वक्त उस घटना में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हंसते हैं और कुछ लोग हमें हमदर्दी दिखाते हैं। तो हमदर्दी दिखाते वक्त हमें अच्छा तो लगता है, परंतु कुछ समय ऐसा होता है कि हमदर्दी इतनी ज़्यादा लोग हमें दे देते हैं कि उसकी तकलीफ हमें होने लगती है। तो इसी प्रकार की हमदर्दी की होने वाली तकलीफ घनश्याम अग्रवाल जी ने हमें वाह रे हमदर्द इस 10वीं कक्षा के तीसरे पाठ में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा पाठ, वाह रे हमदर्द। तो बच्चों, शुरुआत में हम देखते हैं गद्य संबंधी में। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। देखिए, यह एक हास्य व्यंग निबंध है और लेखक ने अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके माध्यम से कैसी विनोद की निर्मित होती है वह बताने की कोशिश यहाँ की है। तो उस दुर्घटना में लोग क्या करते हैं, हमें हमदर्दी दिखाते हैं, परंतु वह हमदर्दी, वह सहानुभूति कभी कभी किस तरह पीड़ादायी या दुखदायक बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में हमें दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं तीसरा पाठ, वाह रे हमदर्द। तो देखिए बच्चों, तीसरा पाठ, वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो देखिए बच्चों, लेखक उस दिन क्या कर रहे थे, पूंजीवादी यानी कि भांडवलशाही हम मराठी में कहते हैं, और समाजवादी, इन दो अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। तो वे अपनी साइकिल से जा रहे थे और सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से उनकी साइकिल में यानी उनमें खुद में जोश आया था, या पता नहीं कि कार को अधिक गुस्सा आया था, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक साइकिल है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक कार यहाँ दिखाई हमें देता है। परंतु जब साइकिल और कार सामने सामने आ गए तो जिस तरह से दो विरोधी एक दूसरे को नफरत की, घृणा की नज़र से देखते हैं और आपस में जा भिड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ हो गया है। यानी कि लेखक की साइकिल और वह कार एक दूसरे से टकरा गई। लेखक कहते कि मैं खामखा यानी बिना किसी कारण के पूंजीवाद और समाजवाद में मैंने टांग अड़ाई। टांग अड़ाना ने बाधा या रुकावट डालना, तो खामखा मैंने क्या किया, उसमें टांग अड़ाई और उसकी वजह से क्या हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी दुर्घटना हो गई और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि उनकी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद लेखक कहते कि इंसानियत आज भी कायम है। क्यों? क्योंकि यह इंसानियत सिद्ध करने के लिए कुछ लोग उनकी तरफ आ दौड़े। तो इस घटना के बाद लेखक बेहोश हो गए। आगे वे कहते हैं, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी
और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो देखिए बच्चों, जब लेखक को अस्पताल में भर्ती किया गया तो उनकी आंख खुली, वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि वे एक बिस्तर पर थे और उनके इर्द गिर्द यानी उनके आजू बाजू में बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे। तो आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। ये जो लोग खड़े थे उनके चेहरे पर हंसी आई कि लेखक होश में आए। तो लेखक ने कराते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपका सिर पर पैर फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। तो उस चेहरे ने, उस व्यक्ति ने इतनी तेजी से जवाब दिया कि लेखक कहते लगता है कि मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा है। वह क्यों रुका होगा? क्योंकि यह सारी जानकारी वह लेखक को दे सके। तो लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखा तो उनकी नज़र अपनी टांग पर जा गिरी। तो उन्होंने देखा कि एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी, परंतु जो दूसरी टांग थी वह रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। उस मुहावरे का नाम है टांग का टूटना, यानी उसका अर्थ उन्होंने क्या बताया है कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक का मन कांप उठा। कांप उठना यानी भयभीत होना। लेखक घबरा गए क्योंकि अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है और फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, ऐसे लेखक कहते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि अस्पताल में जाने के लिए घबराते हैं और उसमें अगर वह सार्वजनिक अस्पताल हो तो लोग क्या होते हैं, बहुत घबराते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया, यानी शायद हम बच सकते हैं या नहीं, कह नहीं सकते। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। लेखक कहते हैं कि मेरी टांग टूट गई, यह सिर्फ एक घटना है और अब सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी दुर्घटना, यानी वह बुरी घटना है। तो वह क्यों बुरी घटना है वह आगे बताया है। देखिए, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो देखिए बच्चों, लेखक क्यों दुर्घटना कहते हैं? क्योंकि टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों की थी जो लेखक को हमदर्दी जताने के लिए मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक होते हैं कि उन्हें इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। यानी लोग मिलने के लिए आते हैं मरीज को, परंतु मरीज को आराम ही नहीं मिलता जिसकी खास ज़रूरत उसे होती है। और जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर मिल सकते हैं, यानी कि लेखक का कहना है कि तकलीफ दे सकते हैं। परंतु प्राइवेट वार्ड का तो एक खुला निमंत्रण है। क्या निमंत्रण है? कि हे मेरे मित्रों, मेरे परिचितों, मेरे रिश्तेदारों, मित्रों, आओ और जब जी चाहे
जितनी देर आपको रुकना है रुको, समय का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट रूम में हम कभी भी जा सकते हैं और उस मरीज को मिल सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, जब तक कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं आता तब तक पहला जो है वह नहीं जाता। तो आपने सारे बदले लेने का यही वक्त होता है, यानी उस मरीज के साथ अगर हमें कोई बदला लेना होता है तो हम वहाँ जितना चाहे समय हम वहाँ रह सकते हैं। तो लेखक का कहना है कि बदले का बदला हुआ और हमदर्दी की हमदर्दी दिखाई। तो मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को लगा कि मानो उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी इतना लेखक अब क्या हो रहे, घबरा रहे, क्योंकि वे एक सार्वजनिक अस्पताल में है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो देखिए यहाँ लेखक का कहना क्या है कि लेखक कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए वे लोग आएंगे जिनको मैं देखने गया था, जिनकी टांग या कुछ और टूटा होगा, तो उनको मिलने के लिए लेखक गए थे। और वे भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटी और कब वे अपना एहसान यानी कि उपकार वह चुकाए। और इनकी हमदर्दी में यह एक बात खास छिपी रहती थी। उनका यह कहना था कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, पहले हमारी टांग टूटी, अब तुम्हारी टूटी है। तो इस प्रकार लेखक को जो लोग हमदर्दी दिखाने के लिए आने वाले थे या आ रहे थे, उनसे अब लेखक की तकलीफ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। आगे लेखक कहते हैं, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीजों से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए बच्चों, कैसे लोग होते हैं। तो दर्द के मारे मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत नींद आती है तो क्या होता है कि मिलने वाला कोई आ जाता है और उसकी वजह से उस मरीज को जगना पड़ता है। खासकर वे लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दिखावा, यानी कि फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ लोग आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ अपनी सूरत दिखाने के लिए वे आते हैं। यानी कि उन्हें यह दिखाना होता है कि बेटा मैं भी तुझे मिलने आया था। तो लेखक ने क्या किया, एक दिन उन्होंने तय किया कि आज कोई भी आए तो मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। तो उसी वक्त या उसी दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए और लेखक सोए हैं यह देखकर लेखक को लगा कि शायद वे वापस जाएंगे, परंतु वे वापस नहीं गए, बल्कि सोचने लगे यदि मैं लेखक ने अगर बड़े बाबू को नहीं देखा तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि वे बड़े बाबू मिलने आए थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे लेखक को हिलाना शुरू किया। फिर भी लेखक ने आंख नहीं खोली, क्योंकि वे सोने का नाटक कर रहे थे। तो उन बाबू ने क्या किया कि लेखक की जो टांग टूटी थी उस हिस्से को, उस भाग को जरा जोर से दबाया। तो लेखक को दर्द हुआ और उसके कारण वे चीखते हुए उन्होंने आंख खोली। तो बड़े बाबू मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिए बच्चों कि खुद वे दर्द देते हैं और पूछते हैं कि दर्द कैसा है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ हमदर्दी दिखाने का दिखावा करते हैं और उस मरीज को क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं। ये तो हुआ ऑफिस के बाबूजी का हमदर्दी दिखाने का किस्सा। अब देखिए मोहल्ले वालों के बारे में लेखक ने यहाँ बताया है। तो आगे देखिए, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं।
उस दिन जब सोनाबाई अपनी 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरे ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। तो देखिए, मोहल्ले वाले भी यहाँ अब फुर्सत से आने लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके मोहल्ले में सोनाबाई नाम की एक औरत रहती थी जिसके 4 बच्चे थे। वह उन 4 बच्चों को साथ लेकर यहाँ अस्पताल में लेखक को मिलने आई थी। तब लेखक ने सोचा कि फिर से आज कोई नई दुर्घटना मेरे साथ होने वाली है। आते ही सोनाबाई ने क्या किया, अपने बच्चों को इशारा करते हुए कहा कि बच्चों ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज ऐसा था मानो कि चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय हम कहते हैं, उसमें बच्चों को कहा जाता है कि ये देखो बंदर। इस तरह से सोनाबाई ने अपने बच्चों को लेखक की ओर इशारा करते हुए कहा। इसके थोड़ी देर बाद बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। ये 2 बच्चे कुछ न कुछ करने लगे। सोनाबाई की एक छोटी लड़की थी जो दवा की शीशी लेकर मानो कि कथकली डांस करने लगी। और चौथा जो था वो क्या कर रहा था, रप रप की आवाज से लेखक का ध्यान बटा। लेखक ने देखा कि सोनाबाई का एक लड़का जो लेखक की एक टांग जो रेती के थैली के सहारे लटक रही थी उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यानी एक लड़का कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर चढ़ा, लड़की जो है वह दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और चौथा जो लड़का था वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस उस रेती की थैली पर कर रहा था। तो लेखक इससे पहले मना करते कि कहने वाले थे कि बेटा ऐसा मत करो। तो इतने में क्या हुआ कि सोनाबाई की जो लड़की थी जो दवा की शीशी उसने हाथ में ली थी वह पटक दी। अब सोनाबाई ने क्या किया, एक पल लड़की को घूरा यानी गुस्से से देखा और फिर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हंस कर क्या कहा, भैया पेड़े खिलाओ। पेड़े यानी पेड़े खिलाओ क्यों, क्योंकि अब दवा गिर गई है। यानी दवा गई, समझो बीमारी गई। यानी अपनी बेटी की जो यह गलती थी वह छुपाने के लिए सोनाबाई ने ऐसे किया। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और यह कहकर कि फिर मैं आऊंगी। तो लेखक भीतर तक कांप गए, यानी लेखक भीतर तक घबरा गए कि फिर से वह अपने 4 लड़कों को लेकर आएगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इसलिए लेखक घबरा गए। तो आगे देखिए, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं
और आते वक्त इतने हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं। तो एक दिन ऐसे ही लेखक के साथ हुआ। यानी हमने पहले देखा कि उनके ऑफिस के बाबू आए, फिर मोहल्ले की सोनाबाई आई। अब एक दूसरे गांव से एक उनके रिश्तेदार आए थे और आते ही उन्होंने क्या किया, घटना ऐसी घटी कि एक दिन उनके कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक निकलकर आदमी इतनी जोर से तेजी से आया और आते ही लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा पड़कर वह क्या यानी उल्टा पड़कर रोने लगा और कहने लगा कि हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, क्योंकि उसी ने ही तुम्हें क्या किया है, ठोकर मारी है। लेखक ने दिल में ही कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर ये क्यों रो रहा है, इसे क्या हुआ है। थोड़ी देर में वह छाती से मुंह गड़ाए रोता रहा और थोड़ी देर बाद वह उसका रोना कम हुआ और उसने लेखक की छाती से गर्दन हटाई और जब लेखक से आंख मिलाई तो वह एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसता हुआ बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। और उसने गलती क्या की, दूसरे लोगों पर डाल दी। उसने कहा कि आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, यानी पता ठीक तरह से नहीं देते, इसलिए मैं शायद गलत कमरे में आ गया। उसे मिलना था गुप्ता जी नाम के एक आदमी से और उसने कहा कि शायद उनका कमरा बगल में होगा। हैं मुझे माफ करना, अच्छा भाई चलता हूँ, ऐसे कहकर वह चला गया। और जाने के तुरंत थोड़ी देर बाद उसी प्रकार की रोने की आवाज लेखक को पड़ोस के कमरे से आने लगी। परंतु लेखक को उस आदमी से गुस्सा नहीं आया, उससे ज्यादा गुस्सा उन्होंने अपनी पत्नी पर किया। क्यों? क्योंकि वह आदमी इस प्रकार रोता देख पत्नी को लगा कि शायद लेखक का यह रिश्तेदार या करीबी मित्र होगा। ऐसे समझकर टैक्सी वाले के पैसे भी लेखक के पत्नी ने ही दिए थे। यानी इस प्रकार यहाँ जो घटना हुई, उस घटना के कारण लेखक को सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी नुकसान यहाँ उठाना पड़ा है। आगे देखिए, हमदर्दी जताने वालों में लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो देखिए, इस प्रकार हमने शुरुआत में देखा कि ऑफिस के बाबू आ गए, उसके बाद पड़ोस की सोनाबाई आ गई और एक कोई अपरिचित मानो रिश्तेदार था, वह आकर किस तरह से हमदर्दी दिखाया, वो चला गया, यह हमने देखा। अब उसमें से हमदर्दी जताने वालों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सूरत हम उनकी सूरत नहीं देखना चाहते। तो उसी प्रकार लेखक के एक दोस्त थे, श्री लपकानंद नाम के कवि थे और उनकी बेतुकी जो कविताएं थी, यानी बकवास कविताएं थी, वह सुनकर सारा शहर परेशान था। और जब कभी वह रास्ते में मिलते तो लेखक क्या करते, अक्सर भाग जाते। और वे जानते थे कि जब वह कवि किसी से मिलेंगे तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना, यानी 10-20 कविताएं सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो एक दिन वह अपने बगल में झोला, यानी उनका थैला, कविता की जो कापी होती है उसका थैला दबाए हुए आ पहुंचे और आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, मुझे समय ही नहीं था, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया। और सच कहता हूँ, कसम से आपके बारे में मैं इतना सोचता रहा कि रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। और इसी बारे में, इसी संदर्भ में मैंने रात में एक कविता बनाई है। यह कहकर उन्होंने अपनी डायरी निकाली
और कविता सुनाने लगे। और कविता तो हमने देखी कि असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसी कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो क्या कि कहो कैसी कविता रही, और दूसरी आंख जो है वह कह रही थी कि बोले बेटा आप भी मुझसे भागोगे। यानी लेखक उनसे भागते थे, इसलिए उनकी आंखों में, उस कवि की आंखों में लेखक को यह भावनाएं दिखाई दे रही थी कि एक आंख कह रही है कि कविता कैसी है, और दूसरी आंख कह रही है कि अब भी मुझसे भागोगे। अब वह नहीं भाग सकते क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए लेखक ने भी क्या किया कि जल्दी से उन्हें चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर उन्हें मुश्किल से विदा किया। उन्होंने कहा लेखक ने कि ठीक है, मैं ठीक होने के बाद आपकी कविताएं सुनूंगा। ऐसे कहकर उन्होंने उन्हें विदा किया। तो आखिर में लेखक कहते हैं कि अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो आखिर में लेखक कहते हैं कि आज मेरा एक पैर टूट गया है, हे ईश्वर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु इस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, मुझे पहचानने वाला कोई भी न हो, क्योंकि जो पहचानने वाले होते हैं वह बहुत बड़े बेदर्द होते हैं, दर्द देने के लिए आते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हमदर्दी जताते हैं। तो मुझे उन हमदर्द लोगों से कोई यानी मुझे वह दर्द देने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे उन हमदर्दी जताने वालों से दूर रखो। चाहे मेरा दूसरा भी पैर तुम क्यों न तोड़ो, मगर जहाँ कुछ परिचित लोग न हो इस जगह मुझे तुम क्या करना, मेरा पैर तोड़ देना। इस प्रकार कवि यहाँ क्या करते कि बड़े रोचक ढंग से विनोद के माध्यम से क्या कहते हैं कि दुर्घटना घटती है तो किस तरह लोग क्या करते हैं, हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। यानी हमें यहाँ सोच लेना चाहिए बच्चों कि हमें मरीज से मिलने के लिए जाते वक्त हमें हमदर्दी दिखानी है, परंतु उनको तकलीफ न हो इसके बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा बच्चों इस पाठ में क्या हुआ, तो हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए परंतु उसकी तकलीफ लोगों को नहीं होनी चाहिए, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मरीज को मिलने के लिए जाते वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होगी यह भी हमने इस पाठ में देखा। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, लोगों को हमदर्दी दिखानी चाहिए परंतु उसकी तकलीफ उन्हें न हो, यह हमें देखना चाहिए। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।